हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हम बात करेंगे सीपीसीटी के प्रीवियस पेपर 13 जुलाई 2025 के। इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे कुछ, उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं। इन्हीं के आधार पर हम आने वाले क्वेश्चन तैयारी करते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वह है हमारे पास, मुख्य मेमोरी मेन मेमोरी निम्न में से किसके साथ मिलकर काम करती है। यानी कि सीपीसीटी का पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था कि मेन मेमोरी है वो इनमें से किसके साथ मिलकर काम करती है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है स्पेशल फंक्शन कार्ड, प्रिंटर, सीपीयू या मदरबोर्ड। ठीक है, आपसे बहुत से लोगों ने इसका सही आंसर निकाल लिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है हमारे पास? जी हाँ, सीपीयू। क्योंकि सीपीयू के साथ मिलकर ये मेमोरी काम करती है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट को लगेगा मदरबोर्ड भी तो है, प्रिंटर भी है, स्पेशल फंक्शन कार्ड भी है, लेकिन मेन मेमोरी जो एक्सेस होती है वो किसके लिए होती है? सीपीयू के लिए। जबकि मदरबोर्ड क्या है? एक मेन बोर्ड होती है। इसका काम क्या होता है? सभी डिवाइस को आपस में कनेक्ट करना। जैसे हमारे घर में मदर होती है, ठीक है, ऐसे कंप्यूटर की क्या होती है? मदरबोर्ड। हमारे घर में मदर से सब लोग जुड़े होते हैं, परिवार के सभी लोग मदर से जुड़े होते हैं। ऐसे कंप्यूटर की हर एक चीज़ किससे जुड़ी होती है? मदर से। जो आप कीबोर्ड पिन लगाते हैं, माउस की पिन लगाते हैं, हार्ड डिस्क कनेक्ट करते हैं, रैम कनेक्ट करते हैं, सीपीयू कनेक्ट करते हैं, सब मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होता है। और मदरबोर्ड से ही सब पावर डिस्ट्रीब्यूशन और इनपुट और आउटपुट के इंस्ट्रक्शन यहाँ से निकलते हैं और सीपीयू को मिलते हैं। लेकिन जो डेटा सेव होता है वो किस तरह से सेव होता है? हमारी मेमोरी के अंदर, जो कि एक तरह की मेन मेमोरी है, जिसके अंदर का हमारे पास रैम, रोम, कैश, ये मेमोरी आती है। और सीपीयू डायरेक्ट इनसे ही कनेक्ट होता है। जबकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका काम होता है डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना। इससे रैम से डायरेक्ट कनेक्शन मुख्य मेमोरी के रूप में इसके साथ मिलकर काम नहीं करती है। ये केवल क्या करता है? सीपीयू इंस्ट्रक्शन देता है प्रिंटर को कि क्या करना है। इसका अगर हम डेफिनेशन में देखें तो टॉपिक को समझे अगर हम, मेन मेमोरी जिसे हम रैम कहते हैं, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है। यह उसी डेटा को स्टोर करती है जिसे कंप्यूटर उस समय पर प्रोसेस कर रहा होता है। यानी प्रेजेंट में जो भी चल रहा होता है रैम पे चल रहा होता है। जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर खोलते हैं जैसे कि एमएस वर्ड, क्रोम, तो उसका डेटा सबसे पहले कहाँ आता है? रोम में। कहाँ से आता है? हार्ड डिस्क से आता है, सिंपल है। तो आपके डेटा जो हार्ड डिस्क में, एसएसडी में जो डेटा है वो लोड होकर कहाँ आएगा? रैम पे। क्यों? ताकि वह तेज चीज से सीपीयू तक पहुंच सके। क्योंकि अगर डायरेक्ट सीपीयू हार्ड डिस्क से डेटा लेगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हार्ड डिस्क की स्पीड एसएसडी की स्पीड स्लो होती है। जबकि रैम का डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड बहुत फास्ट होती है, क्योंकि इसमें जो हार्डवेयर यूज किए जाते हैं ना वो इनकी तुलना में ज़्यादा महंगे और ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब चूंकि महंगे होने के कारण इसकी कैपेसिटी कम होती है, जो 4 GB की, 16 GB की रैम ही होती है। जबकि हार्ड डिस्क को बनाने में इस तरह के हार्डवेयर को यूज नहीं किया जाता। ठीक है, अगर किया जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? हार्ड डिस्क का प्राइस भी बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। इसलिए क्या किया गया कि जो सीपीयू के लिए जरूरी डेटा है वो रैम से आएगा, बाकी सारा डेटा कहाँ रख दिया गया? हार्ड डिस्क पे। अब सवाल आता है, रैम मिलकर काम किसके साथ करती है? तो सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है, उसे काम करने के लिए रैम से डेटा लेना होता है। ठीक है, रैम और सीपीयू आपस में बहुत तेज संपर्क होता है। रैम से जो भी डेटा है वो सीपीयू प्रोसेस करता है, इसलिए सही उत्तर का विकल्प क्या होगा? सीपीयू। बाकी विकल्प क्यों नहीं है? प्रिंटर ये एक आउटपुट डिवाइस है, रैम से सीधा जुड़ा नहीं होता है। ठीक है, दूसरा क्या है? मदरबोर्ड ये सभी डिवाइस को जोड़ता है, लेकिन रैम का काम सीपीयू के साथ होता है। स्पेशल फंक्शन का ये कुछ विशेष कार्यों के लिए होते हैं, रैम से इसका कोई संबंध नहीं है। फंक्शन कार्ड क्या होते हैं? जैसे कि मान लो एग्जाम्पल में ग्राफिक्स कार्ड हो गया, या फिर आपके कंप्यूटर में आपका मॉनिटर का जो केबल लगता है एचडीएमआई पोर्ट या वीजीए पोर्ट वो खराब हो गया, तो आप अलग से सिस्टम में एक कार्ड लगा सकते हैं, ग्राफिक्स कार्ड, डिस्प्ले कार्ड बोलते हैं, ताकि आप वो एक्सटर्नल पोर्ट का यूज़ कर सकें। तो इस तरह के स्पेशल फंक्शन कार्ड अलग से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये पहला टॉपिक आपको समझ में आया। हो सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में ना आए, लेकिन इससे जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आप तैयार रहें। अगला क्वेश्चन है, ओपन ऑफिस राइटर में चुने गए टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट उपयोगी होता है? तो यहाँ पे ओपन ऑफिस से क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको जिसको नहीं पता बता दूं, एक होता है एमएस ऑफिस, एक होता है ओपन ऑफिस। एमएस ऑफिस क्या है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। प्रोप्राइटरी मतलब जिसका लाइसेंस खरीदना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, तब जाके आप एमएस ऑफिस का यूज कर पाते हैं। ठीक है, और जबकि ओपन ऑफिस क्या है? ओपन सोर्स है, मतलब इसका लाइसेंस फ्री होता है, आप डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफिस में बहुत सी जगह पे आपको ओपन ऑफिस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे एमएस ऑफिस हम भी यूज करते हैं, हम तो कोई पैसे नहीं देते। आप जो यूज करते हो पायरेटेड होता है या इलीगल तरीके से डाउनलोड किया सॉफ्टवेयर है। एक्चुअल में तो एमएस ऑफिस का आपको लाइसेंस लेना ही पड़ता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे ही जैसे कि आप मोबाइल में मूवीज देख लेते हैं, जबकि वैसे नहीं देख सकते, उसे टॉकीज में जाके या फिर स्पेशल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाके सब्सक्राइब करके ही देखा जा सकता है। लेकिन कुछ वेबसाइट उनको फ्री में अपलोड कर देती है। समय समय पर इन तरह की वेबसाइट को बैन भी किया जाता है। ऐसे एमएस ऑफिस भी आप फ्री में यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली ये नहीं यूज़ किया जा सकता, जबकि ओपन ऑफिस किया जा सकता है।
अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जस्टिफाई कैसे करते। देखिए इसका शॉर्टकट वही है जो MS ऑफिस में था, Ctrl+J। आप सभी को पता होना चाहिए। Ctrl+L से हम लेफ्ट करते हैं, यानी मैटर हमारा लेफ्ट में अलाइन होता है। Ctrl+E से हम क्या करते हैं, सेंटर में अलाइन करते हैं, यानी मैटर बीचों बीच आता है पेज के। और Ctrl+R से हम क्या करते हैं, राइट में अलाइन करते हैं, ठीक है। और एक होता है J, जिसमें क्या होता है, दोनों तरफ से जस्टिफाई होता है मैटर, लेफ्ट से भी और राइट से भी, दोनों तरफ से बराबर। इसका शॉर्टकट क्या है, ये Ctrl+L लेफ्ट, Ctrl+E सेंटर, Ctrl+R राइट और Ctrl+J से क्या होगा, जस्टिफाई। यहाँ पर अगर इसकी एक्सप्लेनेशन को देखें हम, जब कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं तो उसे लेफ्ट राइट सेंटर में सेट करते हैं, लेकिन जस्टिफाई करने का मतलब होता है टेक्स्ट को इस तरह सेट करना कि बाएं और दोनों तरफ किनारों को सीधा दिखाई दे, मतलब दोनों तरफ से कैसा होता है, बराबर। यानी कि ऐसा नहीं लिखा हुआ, जैसे कि अभी देखो ये कैसा है, लेफ्ट जस्टिफाई, लेकिन यहाँ से बराबर है क्या, नहीं है। लेकिन अगर मैं जस्टिफाई कर दूं तो जैसे यहाँ बराबर है ऐसे इस तरफ से भी बराबर हो जाएगा। जस्टिफाई टेक्स्ट किताबों में जैसे दिखता है, पूरा ब्लॉक एक तरफ से टेढ़ा ना दूसरी तरफ से, मतलब बिल्कुल बराबर। जस्टिफाई शब्द किस अक्षर शुरू होता है, जे से, तो इसलिए आप इसका शॉर्टकट क्या दे सकते हैं, जे। Ctrl+E से सेंटर होता है, Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+K आमतौर पर हाइपर लिंक के लिए उपयोग होता है। इसलिए जे वाला विकल्प क्या है, सही दिशा में आप हैं, यानी कि आपको क्या विकल्प चूज करना है, जे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बताया। ये क्वेश्चन भी 30 नंबर में पूछा गया था CPCT के एग्जाम 13 जुलाई को। शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर को होता है, तो प्रॉपर्टी पहले बताओ तो होता कौन सा। तो अभी मैंने बताया जो सॉफ्टवेयर पेड होते हैं, जिन पे किसी का एकाकी अधिकार होता है, इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो लिनक्स, अपाचे, मोजिला फायरफॉक्स, एडोब फोटोशॉप। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, जी हाँ, एडोब फोटोशॉप। ये क्या है, एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, आप इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, जबकि इन तीनों का आप ओपनली यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी कंपनी का होता है और उसे यूज करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसी कंपनी का होता है, लेकिन गूगल भी तो एक क्रोम सॉफ्टवेयर, वो भी कंपनी का है। लेकिन यहाँ कहने का मतलब क्या है, एक कंपनी का होता है जिसको खरीदने के लिए या इसको यूज करने लाइसेंस लेना पड़ता है, यानी कि आपको पैसे देने पड़ते हैं। क्लियर है। सोर्स कोड पब्लिक के लिए खुला नहीं होता, इसे फ्री में मॉडिफाई या बांट नहीं सकते। सोचिए इनमें से कौन सा ऐसा है, तो लिनक्स, अपाचे और फायरफॉक्स ये सब फ्री और ओपन सोर्स है। आप फायरफॉक्स का एक ब्राउजर ही होता है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इस तरह से सर्वर होते हैं जिनको हम यूज करते हैं अपने काम करने के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जबकि जो हम प्रोफेशनल इमेज एडिटिंग करते हैं, इसके लिए हम एडोबी कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जो कि क्या है, एडोब फोटोशॉप। तो क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगली तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर IO यानी कि इनपुट आउटपुट के संदर्भ में GIGO का पूर्ण रूप क्या है या पूरा रूप क्या है। तो देखते हैं यहाँ पे, गार्बेज इन, गार्बेज आउट, ग्राफिक्स इनपुट, ग्राफिक्स आउटपुट, जर्नल इनपुट, जर्नल आउटपुट, जर्नल इनपुट, गार्बेज आउटपुट। देख करेक्ट आंसर इसका सिंपल है। वैसे तो आप देखेंगे GIGO के लिए सारे सूटेबल हो रहा है, लेकिन ग्राफिक्स इनपुट, ग्राफिक्स आउटपुट ऐसा कुछ ऑप्शन तो होता ही नहीं है। ग्राफिक्स इनपुट, जर्नल आउटपुट ऐसा कुछ भी नहीं है, तो और जर्नल इनपुट, गार्बेज आउटपुट भी कुछ नहीं होता, ये वर्ड ही ऐसे हैं। तो सही आंसर क्या है, गार्बेज इन, गार्बेज आउट, ठीक है। इसको जैसे जस्टिफाई करेंगे, एक बार देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन में। यह कंप्यूटर साइंस की एक सेइंग है क्या, कि अगर आप कंप्यूटर में गलत इनपुट डालते हैं तो आउटपुट भी गलत ही आएगा। ये बिल्कुल बेसिक है। जब आप ऐसे बोलते हैं ना, जैसे बीज बोया तो फल कहाँ से होए, अगर अपन ने बबूल का बीज बोया है तो उसमें कांटे ही होंगे, बिल्कुल वैसे ही है कुछ ये, कि आप गलत इनपुट देंगे तो आउटपुट भी गलत ही होगा। तो यदि आप गार्बेज डाटा डालेंगे, गार्बेज का मतलब क्या होता है, कोई कचरा या बेकार डाटा डालेंगे, तो गार्बेज रिजल्ट ही मिलेगा। तो ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे ग्राफिक्स और जर्नल जैसे सब तो यहाँ फिट नहीं बैठते। तो सही ऑप्शन क्या है, पूरे कॉन्सेप्ट दर्शाता है। ध्यान से विकल्प को ध्यान देना चाहिए हमें, जिसमें लिखा है गार्बेज इन, गार्बेज आउट, यानी आप कचरे डालोगे तो कचरा ही निकलेगा, ऐसा हम इसको देख सकते हैं। अगला है हमारे पास, यानी आपको कुछ नहीं करना होता, उस विकल्प को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ना, जो ऑप्शन नहीं हो सकते उनको पहले आप टारगेट करें। अगर आपको ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप डायरेक्टली वहां तक पहुंच जाएंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेट के शब्दावली में W3C किसके लिए प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया 13 जुलाई को, वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड वाइड वेब कंस्ट्रम, वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिकेशन और वर्ल्ड वाइड वेब कॉल्सिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, तो हम सभी जानते हैं W3 का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। और यहाँ पे जो अगला C इसका मतलब है समझना है। देखिए यहाँ पे अगर आप शब्द को ध्यान से देखें, देखिए W3 की इंटरनेशनल संस्था है जो वेब के नियम और तकनीक मानक तय करती है। वेब के नियम क्या होते हैं,
जैसे कि हम सभी जानते हैं, जब हम इंटरनेट पर जब विजिट करते हैं सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, www। तो ये क्या है, ये इंटरनेशनल संस्था है जिसका काम क्या होता है, सभी तरह के मानकों का पालन करवाना। जैसे कि कोई वेबसाइट्स का जो एड्रेस है वो प्रॉपर तरीके से सिक्योर है क्या नहीं, इस तरह के कई सारे प्रोटोकॉल इसके अंदर डिफाइन किए जाते हैं। इसके द्वारा कौन सी लैंग्वेज में पढ़ी जाती है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जो सभी ब्राउजर के लिए सूटेबल है, सभी ब्राउजर इसको सपोर्ट करते हैं। अब W3C में आखिरी में C का क्या, किसका क्या हो सकता है, तो देखिए कॉन्फ्रेंस या कम्युनिकेशन तो किसी मीटिंग या बातचीत को दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन कॉन्स्ट्रीम का मतलब होता है एक समूह साथ मिलकर काम करे। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, तो इसलिए ध्यान से उस ऑप्शन पर देना चाहिए जिसमें हम कॉन्स्ट्रीम शब्द आया। तो सही आंसर हमारे पास मिल चुका है, तो आप इसको टारगेट करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, थोड़े से, क्योंकि इस तरह से आप हर एक चीज़ को याद नहीं रख सकते, बस थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना है। जैसे कि कॉन्फ्रेंस या कम्युनिकेशन तो किसी मीटिंग या बातचीत को दिखाते हैं, तो इस तरह से आप इनको क्या करेंगे, हटा देंगे और जो सही शब्द होगा उसे हम लेंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, एक समूह से, और चूंकि ये एक समूह ही है तो इसलिए इसका सही आंसर हमने इसे टिक किया है। क्लियर है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन। तो करेक्ट आंसर, इनपुट डिवाइस वह होता है जो हम कंप्यूटर को कोई जानकारी भेजते हैं, ठीक है। तो हम किससे भेज सकते हैं, या तो आप उसे भेज सकते हो कीबोर्ड से, माउस से, या फिर टच करके भेज सकते हो आप उसे, या फिर आप कैसे भेज सकते हो, वेब कैम से, ठीक है, या फिर आप भेज सकते हो स्कैनर से, या फिर आप भेज सकते हो जॉयस्टिक से, जो बच्चों को खेलने का रिमोट आता है वो। तो इन सबसे हम कंप्यूटर को कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, सब इनपुट डिवाइस। जैसे टाइप करके, बोल के, माइक भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसमें हम बोलकर इनपुट देते हैं। अब सोचिए इन विकल्प कौन जानकारी आउटपुट करता है, तो कीबोर्ड से टाइप करते हैं, इनपुट है। जॉयस्टिक गेम कंट्रोल करते हैं तो इनपुट है। माइक्रोफोन से आवाज आती है तो ये भी इनपुट है। लेकिन एक ऐसा डिवाइस है जो सिर्फ स्क्रीन पर चीजें दिखाता है, यानी आउटपुट देता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या आने वाला है इसका, मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या है, एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो केवल स्क्रीन को दिखाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्रिंटर और मॉनिटर सीधे परिधीय डिवाइसों को परिधीय को क्या माना जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी कर दिया गया, पेरिफेरल डिवाइस जिसे हम बोलते हैं, उसी को हिंदी में परिधीय कर दिया। जब भी आपके पास एग्जाम में कुछ ना, मैं बार बार बोलता हूँ, उसे इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में पढ़ना चाहिए। आपके पास ऊपर एक ऑप्शन आता है लैंग्वेज चेंज का, जब भी आप जिस क्वेश्चन पे होते हैं तो आप वहाँ पे लैंग्वेज में स्विच कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ईजी होगा। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा या सूचना, तो देखिए करेक्ट आंसर क्या है इसका, पेरिफेरल डिवाइस वे होती हैं जो कंप्यूटर से बाहर जुड़ती है। क्लियर है, पेरिफेरल डिवाइस वह होती हैं जो कंप्यूटर से बाहर से जुड़ती है, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, जो आप अलग से जोड़ते हैं कंप्यूटर के अंदर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइस। ये कंप्यूटर के फिजिकल हिस्सा होता है जिन्हें हम छू सकते हैं। अब सोचिए इनका वर्गीकरण क्या होगा, सॉफ्टवेयर, डाटा या हार्डवेयर में से। देखिए सॉफ्टवेयर, डेटा और इसमें से क्या होगा, हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर तो प्रोग्राम होते हैं, डेटा वह कंप्यूटर को प्रोसेस करता है, लेकिन जो चीज़ दिखती है, जिनसे हम काम करते हैं, वो एक ही कैटेगरी में आते हैं। इसलिए वही विकल्प सही होगा जो फिजिकल पार्ट को दर्शाता है। और इसमें से फिजिकल पार्ट को क्या दर्शाता है, तो आप सिंपल देख रहे हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा या सूचना। तो सही आंसर क्या है हमारे पास, हार्डवेयर। तो प्रिंटर, मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस को क्या माना जाता है, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर तो हो नहीं सकते, वो तो सेट ऑफ कोड होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। डेटा क्या होता है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। और सूचना क्या होती है, काम की जानकारी को हम सूचना बोलते हैं। लेकिन ये प्रिंटर और मॉनिटर के जैसे डिवाइसेस को नहीं दिखाते हैं। तो सही आंसर क्या है, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की एक और डेफिनेशन होती है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसे हम छू नहीं सकते, ठीक है, जो कंप्यूटर के अंदर होता है। और हार्डवेयर क्या होता है, जिसे हम छू सकते हैं। अगला हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रियात्मक प्रोसीजर प्रोग्रामिंग भाषा है। प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप। सी, डेटालॉग, पैरालॉग और बेस। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, तो प्रोसीजर का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं, सी एक ऐसी भाषा होती है जो स्टेप बाय स्टेप काम करती है, ठीक है। जैसे कि जावा जो है, जावा एक क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो उप्स के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे टुकड़ों में प्रोग्राम्स को बना के बाद में से जोड़ के एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर या कंप्लीट प्रोग्राम बनाया जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे एक एक स्टेप करके नहीं बनाया जाता, छोटे छोटे पार्ट्स में बनाया जाता है, इसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन सी प्रोग्रामिंग के अंदर आप जब कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो लाइन बाय लाइन लिखते हुए बनाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरह के ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते। क्यों, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है
वो क्लास और ऑब्जेक्ट को सपोर्ट नहीं करती है। थोड़ी बहुत जिनने प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी मेरी बात को समझ पा रहा होंगे। अगर आपने बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी तो मैं आपको मोटा मोटी समझा ही चुका हूँ कि जब हम कोई काम करते हैं, ठीक है, जैसे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर बनते हैं तो उनको बनाने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। एग्जाम्पल में जैसे आपके घर का फर्नीचर है, ठीक है, तो बनाने का फर्नीचर वाले के पास एक तो तरीका हो, एक तरीका क्या होगा कि लकड़ी ले और इससे बनाना शुरू कर दे। एक लकड़ी से अगर बनाएगा तो बन तो जाएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा, और एक ही व्यक्ति बना पाएगा एक टाइम पे, क्योंकि उसे पता है कहाँ से क्या काटना है, कैसे क्या बनाना है। लेकिन वहीं अगर एक टीम मिलकर बनाए तो क्या करेंगे, उस लकड़ी के कई हिस्से करेंगे। एक कारीगर जो है उसके पैर बनाएगा और एक कारीगर उसके लिए ढांचा बनाएगा, एक कारीगर उसके लिए कुछ और बनाएगा। बाद में इन सबको जोड़ के एक बेड तैयार कर दिया जाएगा। तो ये टुकड़ों में काम किया गया ना, इसे ही बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। जबकि इसे क्या बोलते हैं, प्रोसीजर। तो सी क्या एक प्रोसीजर लैंग्वेज है, इसमें लाइन बाय लाइन कोड लिखे जाते हैं, एक ही व्यक्ति एक टाइम पे काम कर सकता है। इस तरह प्रोग्रामिंग में हम कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कौन सा काम पहले और कौन सा बाद में करना है, यानी पूरा प्रोसेस लिखते हैं। अब सोचिए कौन सी भाषा ऐसी है जो इंस्ट्रक्शन को क्रम में लिखने देती है। तो डेटा लॉग और पैरेलल लॉजिक पर आधारित होती है। लॉजिक मतलब यहाँ पे हम कोई लॉजिक्स लगा रहे होते हैं। लॉजिक एग्जांपल में ऐसा हो सकता है जैसे कि मैंने आपसे बोला कि नाचो, आपने इनपुट लिया और आपको नाचना भी आता है लेकिन आपने नाचना शुरू ही नहीं किया क्योंकि आपने लॉजिक लगाया कि अभी तो क्लास चल रही है, मैं तो सीख रहा हूँ, अभी थोड़े नाचना है। इस तरह से आप रुक गए, इसे लॉजिक लगाना बोलते हैं। लेकिन जिसके पास लॉजिक नहीं होता वो सुनता इंस्ट्रक्शन, जैसे कोई मशीन होती है वो काम करना शुरू कर देती है। बेस सेल एक स्क्रिप्ट होती है, यानी कि इसकी मदद से हम क्या करते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल को डिस्ट्रॉय करते हैं, मैनेज करते हैं। इस सेल, ठीक है, जिससे हम डॉस नाम से जानते हैं, और गिट बैश इसको हम जानते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत। जबकि सी क्या है, सी एक ऐसी भाषा है जिसे सी फैमिली कहते हैं, जो शुरुआत में प्रोसेसर कोडिंग के लिए फेमस रही, क्योंकि ये सबसे फेमस रही। बाद में सी प्लस प्लस के अंदर ओप्स के कॉन्सेप्ट को शामिल किया गया। तो इसका सही आंसर क्या है, सी। अगला क्वेश्चन है, बारकोड स्कैनर काली और सफेद धारियों से परावर्तित प्रकाश को किस चीज का उपयोग करता है? विद्युता, तीव्रता, मानक विचलन, ऊर्जा। तो बारकोड तो आप सभी जानते हैं, जो स्कैन किया जाता है प्रोडक्ट के ऊपर लगा होता है। तो स्कैनर काली और सफेद धारियों में परावर्तित प्रकाश की किस चीज का उपयोग करता है? तो कैसे वो उसको चेक करता है, कहने का मतलब ये है उसकी विद्युता से, तीव्रता से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, तीव्रता। कैसे, चलिए समझते हैं। जब आप कोई बारकोड स्कैन करते हैं तो स्कैनर उस पर लाइट डालता है, जो लाइट वापस आती है उसे पढ़ता है, ठीक है। काली धारियां कम और सफेद ज्यादा लाइट लौटाती है, इसी फर्क से वो पैटर्न पहचानता है। तो अब सोचिए स्कैनर क्या नापता है, क्या उसे वाइब्रेशन चाहिए? नहीं, वेरिएशन से पता नहीं लग पाएगा, ठीक है। या उसे शक्ति चाहिए, या उसे कुछ ऐसा देखना है लाइट की ज्यादा चमक रही है कौन सी, तो इसके लिए क्या आंसर होगा, तीव्रता। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तीव्रता, इंटेंसिटी, जिसमें नापा जाएगा कितनी तीव्रता के साथ डेटा या उसकी लाइट जो है वो वापस आ रही है। अगला है, पहले जिसे ट्विटर कहा जाता था, अब इसका मतलब क्या है, एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, किस प्रकार के सेवा ग्रुप में जानी जाती है? माइक्रो ब्लॉगिंग, मैक्रो ब्लॉगिंग, माइनर ब्लॉगिंग, मेजर ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग आप सभी जानते हैं। ब्लॉगिंग यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, उसे लिखने के यहाँ पे टाइप बताए गए हैं। क्या टाइप है? तो माइक्रो ब्लॉगिंग ऐसी सेवा होती है जहाँ यूजर छोटी छोटी पोस्ट करता है, ठीक है, माइक्रो। और मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, जहाँ यूजर बड़ी पोस्ट करता है। तो ब्लॉगर जैसे प्लेटफॉर्म पे लोग मैक्रो ब्लॉगिंग करते हैं। लेकिन ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ लिखने की कैरेक्टर लिमिट ओनली 280 कैरेक्टर ही है, यानी इससे ज़्यादा आप लिख ही नहीं सकते, तो ये क्या है, एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, माइक्रो ब्लॉगिंग। क्लियर है? तो मैं आपके क्वेश्चन समझ में आने वाले वीडियो में और भी बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।